Hello everyone, welcome back to our financial management series. I am Aina and in today's lecture we will study capital budgeting, which is very important topic for UGC NET, HPPSC college cadre and university examination. So stay with me till the end because we will cover this topic in a simple and exam oriented manner. So let's get started. So सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग का सिंपल सा मतलब है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना. जैसे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात की थी जब हमने पढ़ा था डिसीजंस, टाइप्स ऑफ डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो 3 तरीके के डिसीजंस थे आपके: फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो कैपिटल बजटिंग में हम बेसिकली यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. तो इस चीज़ का डिसीजन लेना हमारा कैपिटल बजटिंग कहलाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो हमें बहुत ही सोच समझ कर अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उससे हमें रिटर्न कितनी मिलेगी. क्योंकि यहाँ पर हमारी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं रहती, उसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना होता है. हमें अपने रिटर्न के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि जो हम प्रोजेक्ट में से इन्वेस्ट करने वाले हैं अमाउंट, उससे इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें रिटर्न कितना मिलने वाला, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो कभी आपने सोचा है कि जो बिजनेसेस नई मशीन अगर परचेज़ करते हैं, कोई नया प्लांट अगर लगाते हैं, तो वो डिसीजंस किस बेसिस पर लिए जाते हैं? तो इन डिसीजंस को लेने के लिए हमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी होती है. तो इन डिसीजंस को लेने के प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं कैपिटल बजटिंग. कि जब हम ये डिसाइड करें कि पर्टिकुलर प्लांट को हमें इंस्टॉल करना चाहिए अपने बिज़नेस में या नहीं, पर्टिकुलर मशीन को हमें लेकर आना चाहिए अपने बिज़नेस में या नहीं, तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोल देंगे? कैपिटल बजटिंग. तो इसके बाद है इम्पॉर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग की. तो सबसे पहले कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैवी फंड्स. क्योंकि अगर आपको मशीन लगानी है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1000-2000 रुपये में आपने अपने बिजनेस के लिए बड़े लेवल पे कोई मशीन इंस्टॉल कर लोगे. तो इसमें क्या है, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसके लिए हमें अपने हैवी फंड्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है यहाँ पर. दूसरा है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस. अब ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने जा रहे हैं. ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए की जाएगी. फ्यूचर में लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट हम लेना चाहेंगे इन रिटर्न. इरिवर्सिबल डिसीजंस, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने डिसीजंस को वापस नहीं ले सकते. अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया किसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट में आपने अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, तो उस डिसीजन को वापस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पर, और मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मेक. सबसे डिफ़िकल्ट यही है कि आपके सामने 2 प्रोजेक्ट पड़े हैं या 2 मशीन्स पड़ी हैं, दोनों के ही बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, दोनों को ही इंस्टॉल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा बिज़नेस में, बट पैसा हमारे पास क्या रहता है, हमेशा लिमिटेड. तो यहाँ पर बेनिफिट्स देखना कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिट देगा, किस में कॉस्ट कितनी इंक्लूड हो रही है, फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना कि किसी हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क रहता है हमारे लिए. इसके बाद है काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 3 तरीके के डिसीजंस हम लेते हैं कैपिटल बजटिंग में, जिसमें पहला है हमारा एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन. अब एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में सिंपल है कि हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. हम सिर्फ वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रख देते हैं. जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके बदले में आप स्टैंडर्ड रख दोगे कि इतना पर्टिकुलर आपको रिटर्न मिलना चाहिए, इतने टाइम में आपको रिटर्न मिलना चाहिए. और अगर वो प्रपोज़ल उन सारी मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं. और अगर वहीं पर वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. उसके बाद है सेकेंड हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब जहाँ पर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के साथ compete कर रहा है. दोनों ही प्रोजेक्ट एक जैसे ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं. अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा.
तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां आप किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो जो आपकी मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा हो, तो वहीं पर दूसरे को क्या कर देना पड़ता है, आपको रिजेक्ट कर देना पड़ता है। और थर्ड है हमारे कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि फर्म के पास सिर्फ एक ही प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होगी। फर्म के पास हो सकता है 5 प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं फर्म को, लेकिन हमारे पास क्या रहता है, फर्म में हमेशा पैसा क्या रहता है, लिमिटेड। हमेशा फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वही क्या रहता है, लिमिटेड। तो अपने फंड्स को इस तरीके से हमने इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, ताकि अपने फर्म के लिए आने वाले बेनिफिट्स को आप मैक्सिमाइज कर सको। यानी यहाँ पर ये हम डिसाइड करते हैं कि किसी एक ही प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करना है, आप ज़्यादा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने फंड को इस तरीके से एलोकेट करना है प्रोजेक्ट्स में कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो 2 टेक्निक्स हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में है हमारे पास पे बैक मेथड, कि कितने टाइम बाद पैसा वापस आ रहा है जो हमने लगाया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसमें हम एवरेज निकाल कर कैलकुलेट करते हैं, और दूसरे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो इसमें है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और पीआई मेथड यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ट्रेडिशनल टेक्निक्स को डिस्कस करूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के बारे में। तो फर्स्ट टेक्निक है, ये फर्स्ट मेथड है हमारा पे बैक मेथड। तो इस मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि प्रोजेक्ट में जो आपने पैसा लगाया वो पैसा कितने टाइम में वापस आ जाएगा। मान लो आपने 50,000 इन्वेस्ट किए, तो वो 50,000 रुपये कितने सालों में आपके पास वापस आ रहे हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करना। तो पे बैक पीरियड का सिंपल सा मतलब है कितने सालों में आपको लगाया गया पैसा वापस मिलने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करने के भी हमारे पास फर्दर 2 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड, जहाँ पर आपकी इवन पेमेंट्स होंगी, इवन यानी इक्वल पेमेंट्स, हर साल आप सेम अमाउंट पे करोगे। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाता है पे बैक इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो, जहाँ पर बराबर कैश फ्लो होगा हर साल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है मशीन में, 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, और इस इन्वेस्टमेंट को करने के बदले में हर साल आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये आपका कैश फ्लो हो रहा है। तो इसका पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, यानी 5 साल में आपको क्या है कि पूरे 50,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। दूसरा मेथड है पे बैक कैलकुलेट करने का अनइवन कैश फ्लोज। दूसरे टाइम पे जब हम बात करते हैं तो अनइवन कैश फ्लोज, यानी आपने कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर दी, बट आपको हर साल जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है। कभी 2,000 आ गए, 5,000 आ गए, 8,000 आ गए, 15 आ गए, तो अलग अलग अमाउंट क्या है आपको इन रिटर्न मिल रही है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर आप तब तक अपने कैश फ्लोज को ऐड करते रहोगे जब तक आपका लगाया गया पैसा आपको वापस नहीं मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट दी गई है 60,000, यानी आपने 60,000 रुपये लगाए हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और हर साल आपको, पहले साल आपको 6,000 मिले, दूसरे साल आपको 14,000 रुपये मिले, तीसरे साल आपको 18,000, फिर 22,000, 26,000, 30,000 और 32,000, इस तरीके से आपको कैश फ्लोज देखने को मिले हैं। तो इस केस में पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, 4 साल। क्यों, क्योंकि जब आप इनको प्लस करना शुरू करोगे, 6,000 में 14,000 प्लस किए तो 20,000, 20,000 में 18 प्लस कर दिए तो कितने हो गए, 38, और 38,000 में आपने 22 प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 60,000। तो ऐसे ही जब आप पहले साल से चौथे साल तक पहुंचोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 60,000 रुपीज़। तो यानी कि 4 साल में हमें क्या है, हमारी लगाई गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। तो ये है आपका दूसरा मेथड, जहाँ पर कैश फ्लोज बराबर नहीं है, वहाँ पर हम क्या है, अपने कैश फ्लोज को प्लस करते जाएंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल बराबर ना आ जाए। मान लीजिए चौथे साल में ये 60,000 की जगह बढ़कर 65,000 हो जाता, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते, फिर हम इस अमाउंट को डिवाइड करते
लास्ट वाली अमाउंट के साथ, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आता 3 साल 8 महीने 9 महीने, इस तरीके से। फिर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके कि ये बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है ये मेथड, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, बहुत जल्दी हमें सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि आसान है ना। आपने देख लिया, आपको इतनी रिटर्न मिल रही है, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो जस्ट डिवाइड आपको करना है या प्लस आपको करना है, उसके बेसिस पर आपको क्या है जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिक्विडिटी को यहाँ प्रेफर किया जाता है कि कितनी जल्दी से जल्दी आप लगाएगी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो। और जहाँ पर बहुत ही अनसर्टेन है फ्यूचर, उस केस में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। बट इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जो इस मेथड को पुअर बनाती हैं या जिसके बेसिस पर हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट है इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लास्ट वीडियो हमारा यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको कंसीडर करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सबसे सिग्निफिकेंट है। तो ये वाला मेथड क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। इसमें सारे के सारे कैश फ्लोज को कवर नहीं किया जाता है। जैसे हम पिछली स्लाइड में हमने बात की, तो हमने सिर्फ 4 साल के, उसके बाद भी आपको कैश फ्लोज देखने को मिल रहे थे, उसके बाद आपको ज़्यादा अमाउंट जनरेट हो रहा था, लास्ट में आपको 32,000 जनरेट हो रहा था। बट हम बाकी के अमाउंट्स को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ उतना ही देखते हैं कि हमें कितने सालों में पैसा वापस मिलेगा। हो सकता है दूसरा प्रोजेक्ट, अगर आप कंपेयर करो एक प्रोजेक्ट को दूसरे के साथ, तो आप तो सबसे पहले उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे जो सबसे पहले आपको रिटर्न दे दे। पर हो सकता है दूसरा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा पैसा देगा, फ्यूचर में ज़्यादा अमाउंट जनरेट करा के दे। तो इस वजह से भी ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, रियलिस्टिक नहीं है। इट इग्नोर्स प्रॉफिटेबिलिटी। वही मैंने बोला कि प्रॉफिट आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा दे रहा है, ये चीज़ यहाँ मैटर नहीं करती है। यहाँ क्या चीज़ मैटर करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न करके दे रहा है आपकी लगाई गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। नेग्लेक्ट्स द प्रोजेक्ट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उस चीज़ को भी ये कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है रेदर देन कैश फ्लोज, कि कितना कैश फ्लो आ रहा है उस चीज़ से हमें, उस चीज़ को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम यहाँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट में बोला जाता है ARR, विच इज़ इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट। साल में, हर साल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने से, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी ईयर, टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका आफ्टर टैक्स हर साल, उनका टोटल करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने हैं, 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उस तरीके से एवरेज निकाल लेंगे हम, जो कि बहुत ईजी है एवरेज निकालना। और सेकेंड है इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा लगाया, आपने 1 लाख लगाया, प्लस सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू जो होती है हमारी पर्टिकुलर एसेट की। मान लो आपने मशीन खरीदी है, 50,000 रुपये आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं, 10 साल बाद उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू होने वाली है 2,000, तो उसको प्लस कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट को जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो यानी परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल आपने मशीन पे लगाए थे 80,000 रुपये, ठीक है, और उस मशीन ने 5 साल में आपको कुछ प्रॉफिट अर्न करके दिए, जिसकी एवरेज प्रॉफिट हो गई आपकी 50,000 रुपीज़। अब 80,000 रुपये आपने लगाए थे, ठीक है, 2,000 रुपये उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 41,000। तो इस तरीके से जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ बेसिकली मैं ऐसे बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन में अलग अलग से अमाउंट दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको दिए होंगे, आप उससे एवरेज प्रॉफिट निकालोगे और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालोगे, तब आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा।
तो अब है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये भी इजी है अंडरस्टैंड करना, सिंपल है यूज़ करना, और इसमें क्या है हम कैश फ्लोज की जगह क्या यूज़ करते हैं, प्रॉफिट्स का यूज़ करते हैं कि प्रॉफिट कितना दे रहा है आपको प्रोजेक्ट। तो उस यहाँ प्रॉफिट्स को कंसीडर किया जा रहा है तो पे बैक से ये थोड़ा सा बेटर बन जाता है। बट यहाँ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, जो कि क्या है कि अकाउंटिंग इनकम्स का यूज़ कर रहा है, कैश फ्लोज को यूज़ नहीं कर रहा है कि इनफ्लो कितना आ रहा है हम उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर रहे, तो ये इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये मेथड भी कंसीडर नहीं करता है। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, ये दोनों ही मेथड्स क्या हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि जो हमारे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीवी कैलकुलेट करना, आईआरआर कैलकुलेट करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना, इसके क्वेश्चंस आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड में भी बहुत आते हैं और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में भी बहुत आते हैं। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ये क्या है, साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करता है कि कितना पैसा आपने लगाया। आपने 80,000 रुपये लगाए, 1 लाख रुपये लगाए, 2 लाख रुपये लगाए, हर प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा लगाया उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है। जबकि कैपिटल बजटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही वो है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ह्यूज अमाउंट को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, बहुत बड़ी अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, तो उसके लिए हमें सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी ये ARR मेथड क्या है, हमारा सही मेथड नहीं रहता है कैलकुलेशंस करने के लिए, और इसी वजह से हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स जो हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ARR और पे बैक के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बोलूँ तो पे बैक मेथड जो है वो फिर भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कुछ एक केसेस में। उसके क्वेश्चंस भी आपको नॉर्मल पेपर में देखने को मिल जाएंगे, MCQs में देखने को मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी आपको रिटर्न मिल रही है, तो कितने साल में आपका पे बैक पीरियड होगा। पर इन दोनों ही मेथड्स के फॉर्मूले रिमेंबर रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरीके से हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं और इनकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश करूँगी उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो अपलोड करने की और आपकी हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।